नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जब आप क्लास लेने आते हो तो आते ही लाइक कर दिया कीजिए, यानी कि आपने अटेंडेंस लगा दी। उसके बाद आप आराम से क्लास लिया करो। क्लास लेने के बाद में जो भी आपको उचित कमेंट लगे या कहीं कोई हमने आपसे प्रश्न दिया है आपको, तो उसका भी आप कमेंट में उत्तर जरूर दे दिया करें। जो कैंडिडेट हमसे जुड़ते हुए चल रहे हैं, जो भी नए कैंडिडेट है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो जो क्लास हमने पढ़ाई है उसी से हम प्रश्न देते हैं। इसी के साथ में जो नए कैंडिडेट हैं, अगर तैयारी और भी बेहतर करना चाहते हैं, अपनी तथ्यों को समझना चाहते हैं, यही नहीं कि आपको परीक्षा पास करनी है, इसके आगे भी जैसे कि प्रवक्ता में साक्षात्कार होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर या बाकी भी जैसे नेट निकाल लेते हैं तो उसके बाद में PhD के लिए साक्षात्कार देना होता है। तो इस सब के लिए भी हमारी जो क्लासेज है वो बहुत लाभप्रद हैं। और जो भी नए कैंडिडेट हैं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और जो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखेंगे तो बहुत अच्छी उनकी तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ में बस इतनी सी हताशा थी कि आपकी तरफ से फीडबैक हमें कम मिल रहा है, आप क्लास को हमारी शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं डर है कि मैम से कुछ समय बाद जुड़ के भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट बहुत बेहतर तैयारी कर ले जाएं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के लिए हमने ये क्लासें दी हैं, हो सकता है कि किसी जिस ज़रूरतमंद का उद्देश्य हमने ध्यान में रखा हो सकता है कि उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक ये क्लास पहुंच जाए। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं, बहुत सारे पुरुष भी होते हैं जो कई बार क्या होता है कि आर्थिक क्षमता उनकी इतनी नहीं होती है कि वो कोचिंग फ़ीस दे पाएँ, बहुत ज़्यादा किताबें खरीद पाएँ। तो हम चूँकि मूल किताबों का संकलन लेके चल रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना हो क्लास को शेयर करते रहा करिए। जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, जो भी प्लेटफॉर्म है। और इसी के साथ में बात करते हैं, इससे पहले हमने देखा था रीतिकाल। इस समय हम प्रवेश कर चुके हैं रीतिकाल में। इससे पहली वीडियो हमने रीतिकाल के विषय में जानी थी, रीतिकाल का जो नामकरण था, बाकी सभी तथ्य, रीति शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, कितना समय था, क्या क्या विशेषताएं थी, पतन के कारण क्या थे, उदय के कारण क्या थे, इन सब चीज़ों से हम परिचित हो चुके थे। किसको प्रवर्तक माना गया है, किस प्रवृत्ति के आधार पर माना गया है, इतना विस्तृत हमने दिया है कि हमें नहीं लगता कि वहाँ से आपका प्रश्न छूटेगा। अगर देखिए, हमारा उद्देश्य यहाँ पर आपको ये नहीं देना है कि हाँ हूबहू आपको प्रश्न रखा मिले। हम आपको इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आपको यदि प्रश्न कठिन भी मिले तो आप विकल्प काट के या उसके अर्थ को समझ के आप उत्तर तक पहुंच जाएं। हम आपको यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको रटना नहीं है, रट भी जाएगा और साथ में तथ्यों का बहुत अच्छा जो संकलन है तथ्यों का, वो भी आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और इसी के साथ में जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तब आप हमारी एक एक क्लास को, इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी ये क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, बहुत अच्छा है। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको नहीं समझ में आता है 3-3, 4-4 बार आप देखिए तो आपको बहुत अच्छे से जो तथ्य हैं वो तैयार हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसीलिए हम जब कोई भी नया काल शुरू करते हैं उससे पहले हम उसकी भूमिका, विशेषताएं सब पे बहुत ज़्यादा विस्तार देते हैं, क्योंकि वहीं से आपकी जो समीक्षात्मक दृष्टि है वो बढ़ती है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं। आज के इसमें सेशन में हम बात करेंगे रीतिकाल का काल विभाजन। जो रीतिकालीन काव्य है उसको कवियों ने किस किस रूप में लिखा है या कवि किस किस रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ में आज हम एक कवि को भी पढ़ेंगे और बहुचर्चित कवि हैं जो भक्ति काल में भी और रीतिकाल में भी अपने साहित्य से समृद्ध हैं और साहित्य समृद्ध की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से भी उनको प्रवर्तक के रूप में उनको स्वीकार किया गया है, केशवदास जी को। तो इससे पहले जान लेते हैं पेज पे क्या है रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य को कितने भागों में मुख्यतः हम जो पढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं पहले पढ़ने की, रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य वो काव्य है जो हमने बताया था शुरू में ही पहली क्लास में कि संस्कृत के जो आचार्य हैं, उनके जो लक्षण ग्रंथ हैं, उनके आधार पर उनको अनुसरण करके, मुख्यतः उनके नियमों का पूर्ण रूप से पालन करके उनके आधार पर जो काव्य रचा गया है, उन कवियों को, जिन्होंने वो काव्य रचा है, उन कवियों को रीतिबद्ध काव्य और उनके साहित्य को रीतिबद्ध काव्य कहा गया है। रीतिबद्ध कवि और रीतिबद्ध काव्य कहा गया है। बात कर लेते हैं रीति सिद्ध काव्य की।
इसको पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे। रीति सिद्ध काव्य में वो कवि आएंगे जिन्होंने उनके नियमों का मतलब पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है, उनके अनुसार लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। जैसे कि आप बात करें लक्षण ग्रंथों में, जैसे कि केशव दास ने संस्कृत के आचार्यों के लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण ग्रंथ या नायिका भेद ग्रंथ लिखे हैं। रीति सिद्ध काव्य में क्या हुआ है कि कवियों ने उनको पढ़ा जरूर है, लक्षण ग्रंथों को पढ़ा जरूर है, लेकिन हूबहू उनके अनुकरण पर नहीं लिखा है, अपने तरीके से उन्होंने लिखा है। तो वो कवि आएंगे रीति सिद्ध काव्य में। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्य। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। मुक्त का मतलब जैसे आप जानेंगे, मुक्त छंद का प्रयोक्ता सबसे पहले निराला जी हैं। तो ये किसी नियम से बंध के नहीं चले हैं, ये एकदम मुक्त चले हैं। ना तो इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ पढ़ा है, ना उसके नियमों को दोहराया है, और ना ही उनके नियमों के अनुसरण पे बढ़ के अपना काव्य रचा है। ये पूर्ण रूप से स्वच्छंद रहे हैं एक तरीके से। इनका जो मन आया है इन्होंने वो लिखा है, चाहे उसमें कोई लक्षण ग्रंथ का संकेत आ रहा हो, चाहे जो हो, लेकिन ये मुक्त रहे हैं। इन्होंने किसी का कोई आधार नहीं लिया है। ठीक है, ये हो गए रीति मुक्त। इन्होंने किसी की रीति का, देखिए रीति का हमने अर्थ जाना था, इन्होंने किसी की रीति का, परंपरा का पालन नहीं किया है। ये मुक्त रूप से चले हैं, यानी कि इन्होंने अपना मार्ग खुद प्रशस्त किया है, इन्होंने अपना मार्ग खुद बनाया है। रीतिबद्ध, इन्होंने क्या किया है, ये किसी दूसरे के बनाए हुए नियमों में बंध के चले हैं। ठीक है, जैसे कि भामा ने, या बात करें भरत मुनि ने एक रास्ता ये बताया है कि भाई यहाँ से आपको इस तरह से जाना है, आप हमारे पीछे पीछे चल के आइए। तो ये क्या है, रीतिबद्ध जो कवि थे ये इनके पीछे पीछे चल के चले गए। रीति सिद्ध कवि क्या थे, इन्होंने सिद्ध यानी कि इन्होंने सुना कि भरत मुनि ने कहा है कि ऐसे चल के आइए हमारे पीछे पीछे, लेकिन उनके पीछे चले नहीं हैं, उनके चलने के रास्ते को जाना है और अपना रास्ता बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर जो रीति मुक्त कवि हैं, ये मुक्त थे पूर्ण रूप से। इन्होंने ना तो जानने का प्रयास किया, ना तो इन्होंने जाना है कि भरत मुनि कैसे किस रास्ते से चल के गए थे, ना इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि क्यों चल के गए थे, क्या मैं भी इस रास्ते से चल सकूँ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इधर जाना ही नहीं है, मुझे इधर जाना है। ठीक है, ये अपने मन के स्वतंत्र थे। ठीक है, रीति मुक्त थे ये हर बंधन से। ठीक है, बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे रीति इतर काव्य। इसी में हम रीति इतर काव्य में क्या पढ़ेंगे, रीति से इतर। रीति काल में ऐसा नहीं है कि हर जो रचना लिखी गई है वो किसी रीति परंपरा का अनुसरण करके ही लिखी गई है। इस रीति इतर यानी कि रीति से अलग भी जो काव्य मिलेगा हमें, वीर काव्य हम इसमें पढ़ेंगे, नीति काव्य संबंधी पद पढ़ेंगे, और भक्ति काव्य संबंधी भी हम इसमें रचनाएं पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारे पढ़ने का सेशन, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे आगे चीज़ों को। बात कर लेते हैं आगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकालीन काव्य के 3 वर्ग निर्धारित किए हैं। इन्होंने कितने भागों में बांटा है, मुख्य रूप से 3 ही भागों में रीतिकाल को बांटा गया है। आप सभी पढ़ते हुए आ रहे होंगे 9th क्लास से। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य, और तीसरा है रीति मुक्त काव्य। ठीक है, काव्य आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं भूल गई। आगे बात कर लेते हैं पहले नंबर पे, महत्वपूर्ण है रीतिबद्ध काव्य। इसको जानते हैं कि रीतिकाल के जिन कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर, यहाँ तक नोट कीजिए, के आधार पर रीति के बंधन में बंधकर, यानी कि हमने पहले ही बताया था, किसी दूसरे के नियम में बंधकर जिस काव्य का सृजन किया या जो काव्य लिखा उसे रीतिबद्ध काव्य कहते हैं। वे कवि हैं, कौन कौन है, केशव दास हैं, चिंतामणि हैं। बाकी के कवियों को हम जब रीतिबद्ध काव्य पढ़ेंगे तब देखेंगे। यानी कि रीतिबद्ध एक व्यक्ति ने जो नियम बनाए हैं, जैसे घर का जो मुखिया होता है। देखिए, आप मान के चलिए, यहाँ से चीज़ों को समझिए। घर में जो ग्रैंडफादर होते हैं, यानी कि जो आपके दादाजी होते हैं, उन्होंने जिन नियमों का पालन किया है वो हैं उनके पुत्र, यानी कि आपके पापा जी। ठीक है, यानी कि उन्होंने जैसे जैसे उनके दादा ने कहा वो वैसे वैसे ही पढ़े बड़े हुए। ठीक है, इस तरीके से। बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे रीति सिद्ध काव्य। रीतिकाल के वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए, इन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु उन लक्षण ग्रंथों में उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए जिस काव्य की रचना की गई उसे रीति सिद्ध काव्य कहते हैं। और वो कवि कौन कौन है, बिहारी हैं, नेवाज हैं, पजनेस हैं, सेनापति आदि जो कवि हैं ये रीति सिद्ध में आएंगे। अब बात आती है, पहले हम बात कर रहे थे तुम्हारे दादा की। आपके दादा ने जो नियम बनाए उनका अनुसरण किसने किया, आपके पापा ने किया।
तो वो किस कैटेगरी में आएंगे आपके? रीतिबद्ध में, यानी कि वो बंध के चले। अब आपकी मम्मी आई, आपकी मम्मी ने क्या किया कि आपके दादाजी के नियमों को सुना, आपके दादाजी के नियमों को भी सुना, आपके पापा जी के भी, क्योंकि भाई घर के मुख्य वही हैं जो मुखिया हैं। पापा जी, दादाजी के बाद में पापा जी का स्थान आता है, तो पापा के बाद में आपकी मम्मी जब आई दूसरी जगह दूसरे स्थान से आई हैं, तो घर में उनको स्थान भी पाना है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उनके नियमों का पालन नहीं किया है, लेकिन उनके नियमों को जाना है, उसके अनुसार उन्होंने अपने तरीके से घर को चलाने का कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो ये किस में आई? रीति सिद्ध में, यानी कि इन्होंने अपने तरीके से आगे का काम बढ़ाया है। ठीक है, आगे बात करते हैं रीति मुक्त काव्य। अब रीति मुक्त काव्य में आपकी कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, रीति काल के वे कवि जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे, ना ही लक्षण ग्रंथों की परंपरा का पालन किया। ठीक है, अब आपने ना तो कोई नियम बनाया है, ना आपके जो दादा पापा मम्मी इन तीनों के नियम थे इनका पालन किया, क्योंकि आपकी जनरेशन बहुत आगे आ चुकी है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से काव्य रचना की, उस रचना काव्य को रीति मुक्त काव्य कहते हैं। वे कवि कौन कौन हैं? घनानंद है, आलम है, बोधा है, ठाकुर हैं। यानी कि आपने क्या किया है कि यहाँ पे किसी के नियमों में बंध के नहीं रहे हैं। जैसे कि आपके दादा ने कहा होगा आपके पापा से कि इस क्लास के बाद ये कर लो, आपके पापा मान गए होंगे। आपके दादा ने आपकी मम्मी से कहा होगा कि ऐसे नहीं, ऐसे खाना बनाना है, ये खाना बनाना है, वो नहीं मानी होंगी। क्यों? क्योंकि उनको अपने अनुसार बनाना था। हाँ, जानने का प्रयास किया होगा कि सबकी दिनचर्या क्या है। ठीक है, अब आपकी जब जनरेशन आती है, यानी कि रीति मुक्त जब आते हैं, तो आप तो वैसे ही आजाद पंछी हो, क्यों किसी की कैद में रहोगे भाई? तो आपने क्या किया है? ना तो अपने दादा की सुनी, ना मम्मी पापा की सुनी, आपने क्या किया है? अपने तरीके से अपनी लाइफ। आप कहते हैं ना कि जब आपके बड़े आपको डांटेंगे तब आप क्या कहेंगे? अरे हमारी लाइफ है, हम जाने, काटनी हमें है, तुम्हें कोई, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? ये शब्द आते हैं, सभी के आते हैं। ठीक है, तो इस मतलब ये है कि आप जो थर्ड आपकी जनरेशन है वो रीति मुक्त है, यानी कि आप किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते कि अगर आपसे आपके पापा कहें कि 6 बजे घर आना है, क्यों आएंगे? आप होते कौन हो रोकने वाले? हमारी मर्जी, हम तो दोस्तों के साथ पार्टी करके रात को 11 बजे आएंगे भाई। तो ये है ना, यानी कि आप मुक्त हो। तो यही थर्ड कैटेगरी है, मुक्त। इन्होंने किसी के ना नियमों को सुना है, ना पालन किया है, इन्होंने सिर्फ अपने अनुसार ही रचनाएं की हैं। ठीक है, आपकी अपनी लाइफ जैसा जियो। ठीक है, तो ये हुआ रीतिबद्ध कवि जो नियमों में बंध कर चले। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लो था हंसाने का, आपको कोई बात नहीं। पहला है रीतिबद्ध कवि जो बंध कर चले। जैसे कि आप भरत मुनि को मान के चलिए, भरत मुनि के रचनाओं का अनुसरण करके उन्हीं के तरह लक्षण ग्रंथ लिखे हिंदी में। किसने? केशव दास, चिंतामणि आदि कवियों ने। ठीक है, दूसरे नंबर पर रीति सिद्ध कवि आए। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जाना है, देखा है, लेकिन अनुसरण नहीं किया है पूर्ण रूप से, बल्कि उनके थोड़ा सा आधार परिवर्तन करके उन्होंने रचनाएं की हैं। बात कर ले रीति मुक्त की, तो इन्होंने ना सुना ना देखा, इन्होंने अपने आप से स्वच्छंद रचनाएं लिखी हैं। आगे बात कर लेते हैं हिंदी के लक्षण ग्रंथ। यहाँ से महत्वपूर्ण है, हिंदी के लक्षण ग्रंथ आचार्यों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो लक्षण ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है उद्भावक आचार्य, दूसरा है आपका व्याख्याता आचार्य, और तीसरा है कवि शिक्षक आचार्य। उद्भावक आचार्य में वो कवि आएंगे जिन्होंने नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसने लक्षण ग्रंथों में कोई ना कोई, जैसे कि छल नामक संचारी भाव देव ने उद्भावना की, तो किसी ने कोई रस की उद्भावना की, किसी छंद की उद्भावना की, यानी कि कुछ ना कुछ नया जिसने बनाया है, एक तरीके से आविष्कार किया है। आविष्कार जिसने किया है वो मानेंगे उद्भावक, यानी कि किसी चीज़ को नई उद्भावना करना, यानी कि उसको रोक के उसको पल्लवित करना। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन से आचार्य आएंगे? व्याख्याता आचार्य। ये कौन आएंगे? व्याख्या है, सीधी बात है। हम आपको क्या कर रहे हैं इस समय? व्याख्यान ही तो दे रहे हैं। किसका? अभी तो रीतिकालीन काव्य का दे रहे हैं। ये सब तो लिखा लिखाया है इतिहास ग्रंथों में, बस हम तो आपके लिए तथ्य लेकर आए हैं। तो वही है व्याख्याता आचार्य। व्याख्याता आचार्य में पुराने सिद्धांतों की व्याख्या, यानी कि जैसे कि किसी ने कोई नियम दिया, जैसे वामन ने, उद्भट ने, रुद्रट ने, तो इनके जो नियम हैं इनकी नए रूप से व्याख्या करना किस में आएगी? उद्भावक, उसमें व्याख्याता में। उद्भावक में हमेशा कोई नया नियम बनाना या जिसने कोई नया आविष्कार किया हो हिंदी आपके काव्य शास्त्रीय क्षेत्र में। ठीक है, तीसरे नंबर पे जैसे कि केशव दास हैं। ठीक है, व्याख्या किसने की है? केशव दास ने।
लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। तीसरे नंबर पर है कवि शिक्षक आचार्य, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखकर रचना की। इसमें एक तरीके से आप मानेंगे तो रीति सिद्ध कवि आएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में केशव दास जी को देखते हैं, समय ज्यादा हो गया। चलिए, अब लेते हैं केशव दास जी को। बहुत ज़्यादा उनको हम पढ़ चुके हैं। बात कर लेते हैं जन्म की। तो जन्म है 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी, बुंदेलखंड ओरछा। कहाँ है? तो बुंदेलखंड ओरछा। और जाहिर सी बात है, जब ओरछा में है तो ओरछा नरेश के संज्ञान में रहे होंगे। जन्म की बात तो विक्रम संवत में कर ले हम, तो विक्रम संवत में है 1612 से 1674। ठीक है, आगे बात करें। ये रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और माना किसने है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप अपने से। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और श्याम सुंदर दास। इनका मूल नाम वेदांती मिश्र था। ये सनाढ़ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। आप अलग से लिख लीजिएगा, दादा पापा का नाम के पुत्र थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, आगे ही लिखिए। ये ओरछा नरेश महाराज इंद्रजीत की सभा में रहते थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। हिंदी में काव्यांगों पर प्रथम विवेचन, हिंदी में काव्यांगों पर प्रथम विवेचन इन्होंने किया था। किसने? केशव दास ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रचनाओं। रचनाएं यहाँ पे पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे विस्तार से देख लेंगे। पहले नंबर पे है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया आपकी 1591 ईस्वी में है सारी। रामचंद्रिका 1601। रामचंद्रिका को हम यहाँ पे विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, भक्ति काल में आप देख लीजिएगा 1601 में। तीसरे नंबर पे बात करें कवि प्रिया। कवि प्रिया के विषय में यदि बात करें तो ये भी 1601 की है। फोर्थ नंबर पे यदि बात करें तो रतन बावनी की बात करें 1607। पांचवें नंबर पर बात करें तो वीर सिंह देव चरित्र कर लीजिए, चाहे चरित्र, ये भी 1607 की है। 6 नंबर पे विज्ञान गीता 1600 आपकी 10 जाएगी, 1610। 7वें नंबर पे यदि बात करें तो जहांगीर जस चंद्रिका का जो समय है 1612। नखशिख 8वीं नखशिख ये भी आपकी 1612 है।
9वें नंबर पे बात करें तो छंदमाला। छंदमाला। इसके बाद में 10वें नंबर पे, इनका समय नहीं है, ये है शिकनक और इसकी विशेषता ये है कि यह पुरुषों पर आधारित है। और 11वें नंबर पे इनकी एक 12 मासा भी मिलती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनकी पहली रचना पे, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया समय आप अपने से नोट कीजिएगा। 16 प्रकाश, 16 प्रकाशों या अध्यायों में विभक्त यह है नायिका भेद और रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, और रचना का जो अगर आधार माने तो रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर रचना हुई। थोड़ा सा आप भी स्पीड से चलिएगा, कुछ तथ्य छूट रहे हैं, आप अपने से नोट करते रहिएगा उनको। रामचंद्रिका को यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं क्योंकि रामचंद्रिका को हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कवि प्रिया। कवि प्रिया 16 प्रभाव या अध्याय की इस कृति की रचना कवि ने राव इंद्रजीत सिंह की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। ठीक है, और दंडी के काव्यादर्श एवं, यहीं पे लिखिए, यह दंडी के काव्यादर्श एवं केशव मिश्र के अलंकार शेखर पर आधारित है। इसी में केशव ने अपना वंश परिचय दिया है और एक विशेष होता है, यह है हिंदी की पहली काव्यशास्त्रीय रचना मानी जाती है। जैसे आप बताइएगा, सूर ने किसमें अपना वंश का परिचय दिया था? कवि प्रिया में केशव दास ने दिया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा स्पीड में। समय की बात करें 1555 से 1617 ईस्वी में है। कहाँ? बुंदेलखंड ओरछा। ठीक है, विक्रम संवत में 1612 से 1674 इनका समय माना जाता है। किसका? केशव दास का। ये रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका मूल नाम ये आपको याद रखना है, वेदांती मिश्र है। ये कैसे ब्राह्मण थे? तो सनाड्य ब्राह्मण थे। दादा की बात करें तो कृष्णदत्त के पौत्र और काशीनाथ के पुत्र थे। पिता कौन थे इनके? काशीनाथ थे। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ओरछा नरेश महाराज राव इंद्रजीत की सभा में रहते थे। कौन? केशव दास। हिंदी में काव्यांगों पर प्रथम विवेचन किसने किया था? आपके केशव दास ने। रचनाओं में बात कर लें, रचनाएं रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, इसको हमने राम भक्ति काव्य में देख लिया है। कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607 में है, वीर सिंह देवचरित्र आपकी 1607 में है, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612,
नखशिख 1612, छंदमाला, शिख नख, ये पुरुषों के शिखर से नख तक का इसमें वर्णन है और ये 12 मासा है। ठीक है। इसके बाद में बात करें रसिक प्रिया, महत्वपूर्ण है, 16 प्रकाशों या अध्यायों में विभक्त है, यानी कि ये जो इसके जो 16 प्रकाश हैं इन्हीं को अध्याय कहा गया है, यानी कि इसके जो कवि प्रिया के जो अध्यायों को क्या कहा गया है और रसिक प्रिया के अध्यायों को क्या कहा गया है, प्रकाश। यह नायिका भेद और रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। इसका जो आधार है क्या है, ये रुद्र भट्ट की रचना श्रृंगार तिलक के आधार पर रची गई है। ठीक है। बात कर ले कवि प्रिया, अगली रचना, ये भी 16 प्रभाव या अध्यायों की रचना है। इस कृति की रचना जो इन्होंने की थी राव इंद्रजीत के यहाँ पे एक नर्तकी थी राय प्रवीण, ये नाम आता है, राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी। और इस रचना पर दंडी के काव्यदर्श और केशव मिश्र की रचना है अलंकार शेखर का पर आधारित है। कौन सी रचना, कवि प्रिया। यहाँ से भी प्रश्न बनता है और यह हिंदी की पहली काव्यशास्त्रीय रचना मानी जाती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं केशवदास जी को। चलिए बात कर लेते हैं रतन बावनी। नंबर डाल दीजिएगा आप, रतन बावनी। यह राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है, यह राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 53 छंद, इसमें 53 छंद हैं जो 53 छंद हैं। इसकी भाषा ब्रज है। ठीक है। और इसके मंगलाचरण में सरस्वती की स्तुति है, आप नोट कर लीजिएगा। वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है, यह प्रबंधात्मक काव्य है, यानी कि खंड काव्य है, आप नोट कीजिएगा। इसमें 33 प्रकाश, 33 प्रकाश या अध्याय हैं। आगे बात कर लेते हैं। ब्रज भाषा में रचित संवादात्मक काव्य है, बहुत ज़्यादा नहीं है, भाषा ब्रज लिख लीजिए, भाषा ब्रज लिख लीजिए इसकी। अगली रचना की बात कर लें तो विज्ञान गीता, विज्ञान गीता ब्रज भाषा में रचित इस रचना में कवि ने आध्यात्मिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों को प्रतीकात्मक विषयों को प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, शैली में प्रस्तुत किया है। ठीक है। इस पर यह संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय, और ये जो नाटक है किसका है, तो कृष्ण कवि, कृष्ण, यह संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। ठीक है। यानी कि इसका जो आधार लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें 21 प्रभाव हैं। जहांगीर जसचंद्रिका, जहांगीर
जस चंद्रिका। ब्रज भाषा की इस रचना में, ब्रज भाषा की इस रचना में कवि ने जहांगीर की प्रशंसा की है। जाहिर सी बात है, वही दरबार में लिख रहे हैं तो संस्कृति है ही। यह प्रशस्ति परक काव्य है, यह प्रशस्ति परक काव्य है, ठीक है, और वीर रस प्रधान है। आगे बात कर लेते हैं नखशिख। नखशिख यह ग्रंथ कविप्रिया का ही अंग माना जाता है, अंग माना जाता है। इसमें राधा के अंगों का सौंदर्य निरूपण किया गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं छंदमाला। छंदमाला यह भी कविप्रिया का अंग माना जाता है। ये ग्रंथ भी कविप्रिया का अंग माना जाता है। इसकी रचना का आधार संस्कृत के वृत्त रत्नाकर, संस्कृत के वृत्त रत्नाकर ग्रंथ है, ठीक है। शिख नख की बात कर लें। शिख नख पुरुष सौंदर्य का वर्णन, पुरुष सौंदर्य का वर्णन मिलता है। बारहमासा, बारहमासा की बात करें तो नायिका के वियोग का वर्णन, नायिका के वियोग का वर्णन कार्तिक मास से हुआ है, कार्तिक मास से हुआ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपके ग्रंथ में जो केशव पर आलोचनात्मक ग्रंथ। चलिए अगले उसमें देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा समय लेके। बात कर रहे हैं आपके रतन बावनी की। ये रतन बावनी यह राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 52 छंद होंगे, 53 नहीं, 52 छंद होंगे शायद। एक मिनट इसको डाउट में रहने दीजिएगा, अगली वीडियो में कंफर्म कर देंगे। वैसे 52 ही छंद है, ठीक है। बावनी में 52 छंद है। इसकी भाषा ब्रज है। बात करें वीर सिंह देव चरित की, यह प्रबंधात्मक खंड काव्य है। खंड आप लिख लीजिएगा। इसमें 33 प्रकाश यानी कि अध्याय हैं। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। विज्ञान गीता, ये इसमें इन्होंने अपने आध्यात्मिकता का परिचय दिया है। ब्रज भाषा में रचित इस रचना में कवि ने आध्यात्मिक विषयों को प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया है, यानी कि जो आध्यात्मिक विषय होते हैं उनको प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है इस केशव दास ने। यह संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय जो कृष्ण कवि का है उस रचना पर आधारित है। कौन सा नाटक है, कौन सी रचना है? विज्ञान गीता। बात करें जहांगीर जस चंद्रिका की, तो ब्रज भाषा की इस रचना में कवि ने जहांगीर की प्रशंसा की है और यह एक प्रशस्ति परक काव्य है। वीर रस प्रधान ग्रंथ है ये। नखशिख की बात करें, यह ग्रंथ कविप्रिया का ही अंग माना जाता है। इनके दो ग्रंथ कविप्रिया, नखशिख और छंदमाला, ये कविप्रिया के ही अंग माने गए हैं। जबकि नखशिख में राधा के अंगों के सौंदर्य का निरूपण किया गया है और छंदमाला का जो आधार ग्रंथ है वो संस्कृत के वृत्त रत्नाकर ग्रंथ है। ठीक है।
बात कर लें शिखनक की, तो ये पुरुष सौंदर्य का वर्णन मिलता है। 12 मासा में जो नायिका ने वर्णन किया है, नायिका के जो विरह का वर्णन मिलता है वो कार्तिक मास से शुरू होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 2 मिनट का काम और है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा केशव पर आलोचनात्मक जो ग्रंथ है। ठीक है, देखिए हम इतना विस्तृत दे रहे हैं, हमें नहीं लग रहा कोई दे रहा होगा आपको, इसीलिए कहते हैं बार बार क्लास को शेयर करते रहिए। पहला है केशव ग्रंथावली। केशव ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दूसरे नंबर पे केशवदास। केशवदास की बात करें तो चंद्रवली पांडे। आगे जब आलोचना पढ़ेंगे तब तो हम इसको पढ़ेंगे ही। केशव की काव्य कला, केशव की काव्य कला, ये है आपका कृष्ण शंकर शुक्ल, कृष्ण शंकर शुक्ल। चौथे नंबर पे यदि बात करें तो आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास हीरालाल दीक्षित, हीरालाल दीक्षित। 5th नंबर पे बात करें तो आचार्य कवि, आचार्य कवि केशवदास कृष्णचंद वर्मा। किसी को दिखाई ना दे वो इस पे ध्यान दीजिएगा, कृष्णचंद वर्मा। 6ठे नंबर पे बात करें तो रामचंद्रिका की टीका, रामचंद्रिका की टीका आप सभी को पता होगी किसने लिखी है, लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन। केशव की कविताई, केशव की कविताई। और ये है आपके आगे, पूरा नाम आप खुद लिख लीजिएगा भाई, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये था आपका केशवदास और रीतिकाल। रीतिकाल के संबंध में जो प्रारंभ हमने किया था उसमें 2 क्लासेस हम देख चुके हैं, बाद में इसी में दूसरी क्लास में हमने केशवदास जी को भी देखा है। और केशव की ग्रंथावली विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, केशवदास चंद्रवली पांडे ने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। केशव की काव्य कला कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य केशवदास हीरालाल दीक्षित, आचार्य कवि केशवदास कृष्णचंद वर्मा, रामचंद्रिका की टीका लाला भगवान दीन, केशव की कविताई अज्ञेय जी। तो ये सभी आपकी रचनाएं थी और केशवदास यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इनके संबंध में जो आलोचकों के कथन हैं और इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। केशवदास के विषय में एक तथ्य था, छूट रहा था थोड़ा सा। एक तो ये इनको प्राकृत का कवि कहा है तुलसीदास ने, और दूसरी बात ये थी कि ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे क्योंकि सनाड्य ब्राह्मण थे। और इनके घर में माना जाता है कि इनके जो शुकी थे, यानी कि इनके घर में जो तोता तोती थे वो भी संस्कृत बोलते थे, ऐसा माना जाता है केशवदास के विषय में। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कवि के साथ में, चिंतामणि के साथ में। चिंतामणि के साथ में होगा तो 2 से 3 कवि हम और भी देखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। आप भी स्पीड बढ़ाइएगा, कोऑपरेट भी कीजिएगा, अनायास कोई कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं फिर मनोबल हमारा गिर जाता है और फिर कई बार हताश भी हो जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए हम 110 क्लासों के आसपास हम आपको पहुँचा चुके हैं और ये क्लासें हमें नहीं लग रहा कि कितनी संख्या में कंप्लीट होंगी, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा सा विस्तृत है और हमें थोड़ा सा स्पीड में खींचना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले रीतिकाल के कवियों के विषय में अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।